हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इकोलॉजी में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो सोर्सेज जिनके द्वारा ऑर्गेनिजम्स अपनी नीड्स को पूरी करते हैं और जो नेचर में उनको अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बुला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए नेचर ने कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं जिनसे हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार अगर समाप्त हो गए तो इन्हें वापस से रिकवर करना या रीसिंथेसाइज करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो हैं एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल, ये इसके उदाहरण हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको वापस से प्राप्त करना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। इसके बाद दूसरे तरह के रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कॉन्स्टेंटली रीजनरेट या रिन्यू किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, तो इनकी एक कंटिन्यूअली सप्लाई जो है वो मेंटेन रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, पेस्चर्स, फॉरेस्ट, सनलाइट, ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अब बात आती है इनकी कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज अगर हम प्रेजेंट में देखें तो जिस रेट के हिसाब से इन नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, ये बहुत संभव है कि आने वाले कुछ समय में ही ये समाप्त हो जाएंगे और फिर हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं एनर्जी की, फूड की या एयर की, वो कहाँ से पूरी करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका कंजर्वेशन करें, उनको सस्टेनेबल बनाए रखें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को और उनकी एस्पायरेशंस को भी ये पूरा कर सके आने वाले समय में। तो हमें ऐसा कोई भी अनप्लान्ड डेवलपमेंट अवॉइड करना चाहिए जो कि इकोलॉजी के लॉस को ब्रेक करता हो, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हानि पहुंचाता हो और नेचुरल रिसोर्सेज को इस हद तक एक्सप्लॉइट करता हो कि फिर से हम उन्हें कभी रिकवरी ना कर पाएँ। तो कंजर्वेशन में हम रिसोर्सेज की या एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसे इंश्योर करना चाहते हैं और साथ में उसकी एक कंटिन्यूस यील्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी जो नीड्स, आवश्यकताएं होंगी वो आसानी से पूरी हो सकें। तो कंजर्वेशन में मेनली जो कंसर्न होता है वो होता है यूज़ करना रिसोर्सेज को इस तरह से कि उन्हें सस्टेनेबल बनाए रखा जा सके, उनको प्रिजर्व करना और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ के, और उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी मैन एक्टिविटी से या किसी कैलेमिटी से, ताकि उनको आगे बनाया रखा जा सके। तो कंजर्वेशन का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स का राशन यूज़ करें, यानी उसका इतना कम यूज़ करें कि उसे ख़त्म ना होने दें, बल्कि कंजर्वेशन का मतलब ये भी है कि हम उसे इंक्रीज़ करने की जितनी कोशिशें हो सकती हैं, एफर्ट्स हो सकते हैं, वो भी लगातार करते रहें। तो कंजर्वेशन रिसोर्सेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रख सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बना के रख सकते हैं और एक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्पीशीज़ का, इकोसिस्टम्स का। तो हमारा जो बायोस्फीयर है वो एक तरह से मेंटेन रह सकता है अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को पूरी तरह से प्रमोट करें। तो हम एक एक करके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो पहले है मिनरल्स। मिनरल्स स्टॉक या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि
उनको अर्थ के क्रस्ट से जनरली या फिर समंदर से जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके बाद जो है उनकी जो उनका स्टॉक है वो धीरे धीरे कम ही होगा, उसे बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। तो मिनरल रिसोर्सेज को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मिनरल रिसोर्सेज और मरीन मिनरल रिसोर्सेज। कई सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं अर्थ के क्रस्ट से, जो खदानें होती हैं, खानें होती हैं, ओर्स होती हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स भी होते हैं जो कि जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, सीमेंट है, क्ले, सॉल्ट, सल्फर, फॉस्फोरस, डायमंड एक्सेट्रा। तो ये सब मिनरल रिसोर्सेज टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा कुछ मरीन मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी समंदर में पाए जाने वाले। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ मिनरल्स सी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ सेडिमेंट की फॉर्म में जो समंदर का तल है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ समुद्र के तल के नीचे से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इनमें मेनली होते हैं स्ट्रोंशियम, बोरोन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन, लिथियम, रुबिडियम, फास्फोरस एक्सेट्रा सी वाटर में, जिनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये इनका मेन कमर्शियल एक्सट्रैक्शन जो है चल रहा है, जो ओशियन से या सी से प्राप्त किए जा रहे हैं। तो मिनरल्स का कंजर्वेशन बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होगा क्या आने वाले समय में, अगर प्रेजेंट रेट पर ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता रहा तो कुछ ही सालों में इनका जो डिपॉजिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनके यूज़ को लिमिटेड करना और इनकी पार्शियल रिसाइकलिंग करना, ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम मिनरल कंजर्वेशन कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मिनरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस की जाए कि हम सी से, जहाँ पर इनकी अनलिमिटेड स्टॉक, अनलिमिटेड सप्लाई प्रेजेंट है, वहाँ से हम इन्हें टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो जाए, इतने अच्छे मेथड डेवलप कर लें कि वहाँ से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सके। क्योंकि अगर हम केवल टेरेस्ट्रियल मिनरल रिसोर्सेज का दोहन करते रहेंगे तो वो एक दिन समाप्त होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा जो स्क्रैप या वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। उससे हम जो मिनरल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो डिमांड है उसको मीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज हैं अर्थ पर जिनके द्वारा हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आते हैं जैसे कि कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस और कोल। तो वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है कमर्शियल एनर्जी का, उसका 90% जो है फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर जो है अकाउंट करता है 10% प्रोडक्शन के लिए एनर्जी के। तो एनर्जी के सोर्सेज को हम अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसमें फ्यूल्स आते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में नीचे अर्थ के क्रस्ट में बरीड हैं। इनका फॉर्मेशन कब होता है कि जब फॉर एग्जांपल कोल जो है उसका फॉर्मेशन तब होता है जब जो वेजिटेबल और एनिमल मैटर जो है वो डिकम्पोज्ड होकर और कई लेयर्स के नीचे अर्थ में दबा होता है, बरीड हो जाता है, और फिर हीट और प्रेशर की वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अल्टीमेटली कोल फॉर्म होता है। इसी तरह पेट्रोलियम, ऑयल और नेचुरल गैस भी फॉर्म होते हैं। तो ये सब जो सोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और जिस रेट पर प्रेजेंटली इनका फास्ट डिप्लीशन किया जा रहा है, चांसेस यही है कि इनकी सप्लाई बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगी। और अगर हमने इनके लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फाइंड नहीं किए, यानी दूसरे सोर्सेज को यूज़ करना शुरू नहीं किया एनर्जी के लिए, तो फिर फ्यूचर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने हो सकती। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उनके एक्सट्रैक्शन से, यूटिलाइजेशन से एनवायरनमेंट पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये पॉल्यूशन का भी एक अच्छा खासा सोर्स हैं, तो इसलिए और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकी जगह ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज़ करें। एक ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया जाता है एटम्स की रिएक्टर्स में और एनर्जी के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए 3 तरह के रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं: फिजन रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर। फिजन और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या होता है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम की स्प्लिटिंग के द्वारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है। और फ्यूज़न में क्या होता है कि
सबसे पावरफुल जो रिएक्टर है वो फ्यूज़न का होता है, जिसमें फ्यूज़न किया जाता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम रहती है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का जो एक ख़तरा है वो हमेशा बना रहता है इसमें। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और भी कई सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक पावर रिएक्टर्स में एटॉमिक पावर को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो मूविंग वाटर होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये सोर्स काफ़ी रिन्यूएबल है, यानी इसे बार बार हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी सप्लाई जब तक आपके वाटर रिसोर्सेज हैं तब तक तो बनी रहेगी। चीपेस्ट सोर्स होता है पावर का, रीजनरेटिव होता है। इसके द्वारा हम फॉसिल फ्यूल्स की कंजर्वेशन को भी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नॉन कमर्शियल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जो जनरली फॉर एग्जांपल के लिए फायरवुड है जो कि रूरल एरियाज़ में यूज़ होती है। इसी तरह बायोगैस है। बायोगैस भी एक सॉल्यूशन है एनर्जी क्राइसिस के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। ये एक एनवायरमेंटली क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि एनिमल डंग या ह्यूमन फीसेस, इवन जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको एनएरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया के द्वारा जो है डिकम्पोज करवाया जाता है और इसके रिज़ल्ट में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको कुकिंग के लिए, लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जिनको बार बार रिन्यू किया जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी को माना जाता है अनलिमिटेड सोर्स है, इसकी सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। तो सोलर एनर्जी तो सनलाइट से मिलती है, वो एक पोटेंशियल रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट करने, फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलने के लिए। इसके भी दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सोलर थर्मल। सोलर थर्मल में क्या होता है, सनलाइट को यूज़ करके हीट की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस की जाती है और उसको फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर वाटर एयर हीटर्स, सोलर ड्रायर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा एक होता है फोटोवोल्टेइक कन्वर्जन सिस्टम, जिसमें सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है सिलिकॉन सोलर सेल्स की हेल्प से। इसके अलावा विंड एनर्जी भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, पॉल्यूशन फ्री चीप सोर्स है एनर्जी का, लेकिन ये एक इसमें काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक विंड का चलना जो है एक लोकल फिनोमिना हो सकता है। एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पर विंड चल रही हो, लेकिन उसके आसपास के एरिया में ये ना हो। इसके अलावा अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें एक फैक्टर होता है। विंड एनर्जी को हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, और इसकी हेल्प से हम फॉसिल फ्यूल्स भी सेव कर सकते हैं। इसको जो एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन रोका जा सकता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री सोर्स है। इसके अलावा ओशियन या टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर को भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें टाइड्स के द्वारा जो है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को वॉल्केनिक रीजन्स में, जहाँ पर वॉल्केन्स पाए जाते हैं वहाँ पर, इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग और गीजर्स पाए जाते हैं जनरली, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी को। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आपकी जो फॉरेस्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी बहुत ही रिच फ्लोरा और फौना पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फायरवुड है, जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, पल्प, पेपर, बोर्ड, प्लाईवुड। टिम्बर जो है फॉरेस्ट से मिलता है हमें फर्नीचर आइटम्स के लिए। फॉडर यानी कि कैटल्स, शीप, गोट्स और कैमल्स के लिए जो चारा होता है। इसके अलावा बैम्बूज़ जो है वो मिलते हैं हमें। इसके अलावा कई सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, रबर है, डाई, टेनिन्स, मेडिसिन्स हैं, कैम्फर है, कुकिंग ऑयल और स्पाइसेस। इसके अलावा लाख, हनी, वैक्स, टसर और मोगा सिल्क भी आपको फॉरेस्ट की में रहने वाले इंसेक्ट से मिलते हैं। इसके अलावा फेदर्स, हॉर्न्स, हाइड्स और आइवरी, जो कि फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं।
इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। ट्यूबर, रूट्स, लीव्स, फ्रूट या बर्ड्स और अदर एनिमल्स का जो मीट होता है वो उन्हें वहाँ से प्राप्त होता है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। तो फॉरेस्ट एक तरह से इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी एक मेजर कंसर्न है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए। इसके अलावा लोकल रेनफॉल को एनहेंस करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो सॉइल की उसको बना के रखता है। सॉइल फर्टिलिटी बना के रखता है। अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है। सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है। तो फॉरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को रोकने का काम कर रहा है बाय एब्जॉर्बिंग CO2। इसके अलावा ये एक जीन रिजर्व की तरह है इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के लिए जो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो यहाँ सर्वाइव करती हैं, जो यहाँ थ्राइव करती हैं, उनका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉरेस्ट का मेनली जो प्रोटेक्शन में एक तरह से बैरियर है वो है डिफॉरेस्टेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन एक अलार्मिंग रेट पर दुनिया के हर हिस्से में बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके मेन कॉजेज़ हैं, एक तो जो ह्यूमन है, मैन मेड कॉजेज़, जिसमें ह्यूमन जो है उसका एक्सेसिव एक तरह से एग्जॉशन कर रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। टिम्बर की जो रिक्वायरमेंट है या फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, या अपने क्रॉप लैंड्स को, खेती को बढ़ावा देने के लिए, या ग्रेजिंग के द्वारा, एनहेंस्ड ग्रेजिंग के द्वारा वो इन फॉरेस्ट में जो है डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूस कर रहा है। यानी बड़े बड़े इलाके जो हैं उनसे जो फॉरेस्ट कवर है वो तेज़ी से हटता हुआ जा रहा है। इसके अलावा जब भी जो मैन मेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स कंस्ट्रक्शन होना, डैम की बिल्डिंग होना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे झूम कल्टीवेशन बुलाया जाता है, एग्रीकल्चरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब प्रैक्टिसेस जो ह्यूमंस फॉलो करते हैं उनके कारण भी धरती के काफ़ी हिस्से से जो ग्रीनरी है, जो फॉरेस्ट हैं, वो तेज़ी से गायब होते जा रहे हैं। एक जो रिज़ल्ट है कि लैंड से जब डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का, तो उसका एक अल्टीमेट रिज़ल्ट हो सकता है डेजर्टिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं किसी भी लोकल एरिया में, तो उसके क्लाइमेट पे एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, इसके अलावा सॉइल इरोजन तक देखने को मिलता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट पे, लोकल क्लाइमेट पे। तो इसको रोकने के लिए एक तरीका है एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम फॉरेस्ट को बनाए रखें, उन्हें कंजर्व करें। तो कंजर्वेशन या प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट्री, यानी जिसमें हम या तो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं यानी प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या किया जा सकता है कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो एरियाज़ हैं उनको फॉर्म किया जाए। उनको फॉर एग्जांपल एक एरिया को नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, वो बिल्कुल भी अलाउ ना हो सके। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंटेंसिव प्लांटेशन के द्वारा, यानी अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ हम बहुत ही लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं, तो उसके द्वारा भी हम इसे मोर और लेस जो है एक तरह से रोक सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। इसके अलावा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन लॉ के द्वारा भी पॉसिबल है, यानी ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं जिनके द्वारा जो है जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ भी एक रिसोर्स है जो कि हमें एक्चुअली फॉरेस्ट से ही प्राप्त होता है। तो वाइल्ड लाइफ से हमारा मतलब है कि जो भी नेचुरली अपने हैबिटेट में पाए जाने वाली स्पीशीज़ हैं, इनका कंजर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो उनके हैबिटेट को फॉर एग्जांपल जब भी फॉरेस्ट डिप्लीट होते हैं तो उनका हैबिटेट जो है वो भी साथ में डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो उसका रिस्टोरेशन करना, ऐसे लॉज को एनफोर्स करना जो कि पोचिंग यानी कि शिकार को प्रतिबंध करें, कंपटीशन को प्रिवेंट करना, जो कि उन्हें डोमेस्टिक जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो कंपटीशन मिल रहा है जो कि उसको प्रिवेंट करना, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रमोट करना। ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है पॉसिबल है। फिर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की जो है वाटर।
तो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसको मैनेज करने के लिए हमें इसका वेस्टेज या मिसयूज़ प्रिवेंट करना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो प्योर वाटर जो है उसको अवेलेबल कराया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पॉल्यूशन है उसको रोका जा सके, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, वाटर का स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है साइंटिफिक तरीक़ों से किया जाए। तो ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा जो है हम वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर यानी रिसेंटली हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्विकली जो कर सकते हैं वो है पॉल्यूशन कंट्रोल करना, सीवरेज रेगुलेशन करना, जो सीवेज कलेक्शन सिस्टम होते हैं सिटीज़ में उनका प्रॉपर पैटर्न सेट करना, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज जो कि क्लीन और प्योर वाटर प्रोवाइड करते हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देना। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हर रिवर बेसिन के लिए इंडिविजुअली प्लान किए जा सकते हैं ताकि उसमें हम जो है उसके यूजेस के लिए जोन्स को अलग अलग क्लासीफाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अलग जोन हो और अगर उसका कमर्शियल यूज़ है तो उसके लिए अलग हो। इसके अलावा कंटिन्यूस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी एक एस्पेक्ट है जिसमें हम वाटर की क्वालिटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें कि कहीं भी वो किसी भी रिसोर्स से पॉल्यूट ना हो रहा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सॉइल। सॉइल जो एक नेचुरल रिसोर्स है उसको सबसे बड़ा जो उसका जो खतरा होता है वो है सॉइल इरोजन से। सॉइल इरोजन का मतलब है जब सॉइल पार्टिकल्स फिज़िकली अपने ओरिजिनल प्लेस से डिटैच होकर किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेन वाटर की वजह से, रन ऑफ वाटर की वजह से, विंड के एक्शन के द्वारा या डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये जो रैपिड प्रोसेस है सॉइल पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्ट का उसे हम सॉइल इरोजन बुलाते हैं। सॉइल इरोजन कई प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर इरोजन यानी कि वाटर के द्वारा सॉइल अगर रिमूव किया जा रहा है, इरोड किया जा रहा है तो वो वाटर इरोजन में आता है। विंड इरोजन जो कि विंड के कारण होता है, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म्स के दौरान। लैंडस्लाइड और इरोजन होता है हैवी रेन्स के द्वारा, जब जो रॉक्स या क्लिप्स होते हैं उनके उनसे क्या होता है, उनके वेट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो फाइनली स्लिप हो जाते हैं वो लैंडस्लाइड इरोजन है। इसके अलावा ओवर हंटिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन के द्वारा भी जो रेट है सॉइल इरोजन की वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। तो सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए कई इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल को प्रोटेक्ट करना, वाटर मूवमेंट को स्लो डाउन करके। इसके अलावा विंड वेलोसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं वेजिटेशन कवर के द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि अगर वेजिटेशन से कवर रहेगी तो विंड की वेलोसिटी रिड्यूस होती है। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स होते हैं जो कि इन मेथड्स को सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस द्वारा हम जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा इनका कंजर्वेशन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं।